सोल्यूशन का पार्ट 1 देख लिया। पार्ट 1 में हमने क्या क्या देखा, सॉल्वेंट देखा, सोल्यूट देखा और सॉल्युबिलिटी देखा और टाइप्स ऑफ सोल्यूशन देखा। अब सोल्यूशन का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। पार्ट 2 में हम क्या देखेंगे, जैसे कि आज के टॉपिक में आप लोगों ने देखा कि हम कंसंट्रेटेड टर्म्स देखेंगे। कंसंट्रेटेड टर्म्स देखेंगे, कुछ 4 कंसंट्रेशन टर्म्स देखेंगे और 4 क्वेश्चंस लगाएंगे। कंसंट्रेटेड टर्म्स और भी हैं, बट अभी फिलहाल इस लेक्चर में हम 4 कंसंट्रेशन टर्म्स देखेंगे और इनके 4 क्वेश्चंस लगाएंगे। क्वेश्चंस भी हालांकि इजी है, बट हम शुरुआत करेंगे तो इजी क्वेश्चन से करेंगे, फिर बाद में प्रैक्टिस का लेवल में हाई करते रहूँगी। बट अभी फिलहाल ये 4 क्वेश्चंस और 4 कंसंट्रेटेड टर्म्स, ठीक है। तो बात करते हैं कंसंट्रेटेड टर्म्स होते क्या है। देखो, कोई भी सोल्यूशन हुआ, ठीक है, सोल्यूशन कितना गाढ़ा है, कितना पतला है, 2 टर्म्स तो आपको पता होगा ना, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड। लिखा होता है ना कंसंट्रेटेड HNO3 या डाइल्यूटेड HCl। तो इसका मतलब डाइल्यूटेड HCl का मतलब क्या है कि उसमें HCl का अमाउंट क्या होगा, बहुत कम होगा। और कंसंट्रेशन HNO3 का मतलब क्या है कि HNO3 जो है, जो नाइट्रिक एसिड है, उसका अमाउंट जो होगा ज़्यादा होगा। अब कोई भी सोल्यूशन में सॉल्वेंट से ज़्यादा तो सोल्यूट का अमाउंट होगा नहीं, इसमें भी HNO3 भी क्या रहेगा, सोल्यूट ही रहेगा और इसमें HCl भी सोल्यूट ही रहेगा। लेकिन डिफरेंट क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, अगर कॉन्सेंट्रेटेड कोई सोल्यूशन है तो उसमें HNO3 का जो अमाउंट होगा वो ज़्यादा होगा, और डाइल्यूट सोल्यूशन है तो उसमें पानी का अमाउंट ज़्यादा, मतलब HCl का अमाउंट बहुत कम होगा, ठीक है। तो वो डाइल्यूटेड सोल्यूशन होगा। अब कॉन्सेंट्रेशन भी कैसे, मतलब कितने पार्टिकल्स घुले होंगे, या फिर उस सोल्यूशन में मान लो 1 लीटर का सोल्यूशन होगा तो उसमें सोल्यूट के कितने पार्टिकल्स घुले होंगे, या फिर मान लो 100 ग्राम सोल्यूशन है कोई तो उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे या कितना अमाउंट होगा, मतलब वो सोल्यूशन बेसिकली कितना गाढ़ा है, कितना पतला होगा, ये हम कंसंट्रेटेड टर्म्स के थ्रू जानते हैं, ठीक है, कि उस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना है। तो पहला हमारा टर्म है, पहला टर्म है मास परसेंटेज, ठीक है। पहला टर्म है मास परसेंटेज। फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, ऊपर है मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, मास परसेंटेज क्या है, ये अब जैसे कोई कि हम लोगों को सोल्यूशन दे दिया गया, वो सोल्यूशन मान लो कि हमको दे दिया कि 100 ग्राम या 200 ग्राम का सोल्यूशन है, उसमें 50 ग्राम या 10 ग्राम क्या सोल्यूट घुले हैं, तो उसका आप बताओ कि मास परसेंटेज क्या होगा। तो परसेंटेज मतलब पर 100 में आपको अमाउंट बताना है कि पर 100 में सोल्यूट पार्टिकल्स, मतलब 100 ग्राम में सोल्यूट पार्टिकल्स कितने होंगे, यही मास परसेंटेज होता है। ये पहले हमारा कंसंट्रेटेड टर्म है, इसको वेट बाय वेट परसेंटेज बोलते हैं या फिर मास परसेंटेज। मास और वेट को अभी फिलहाल आप फिजिक्स को 2 मिनट भूल के यहाँ पर मास और वेट एक चीज समझो, ठीक है। यहाँ पर भी वेट वही मास वाला है तो इसको वेट बाय वेट लिखा होता है, और ये होता है एक्चुअली में मास परसेंटेज है, ठीक है। तो ऊपर क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट होता है, नीचे क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। इट मीन्स क्या, इट मीन्स अगर आपको कहीं लिखा है कि 8% मास वेट बाय वेट ऑफ HNO3, अगर आपको लिखा हुआ है 8% वेट बाय वेट ऑफ HNO3, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि कोई जो सोल्यूशन रहा होगा, सोल्यूशन कितने का, हम मान ले रहे कि 100 ग्राम का कोई सोल्यूशन रहा होगा, 100 ग्राम के सोल्यूशन में क्या होगा, 8 ग्राम जो होगा HNO3 रहा होगा, ठीक है। तो आई होप सो आपको मास परसेंटेज समझ में आ गया। मास परसेंटेज मतलब क्या है, जो परसेंटेज दिया वो सोल्यूट के पार्टिकल्स है, पर 100 ग्राम में सोल्यूट के कितने पार्टिकल्स होंगे। ओके, तो फर्स्ट मास परसेंटेज समझ में आ गया। एग्जांपल में भी देखो, पहला क्वेश्चन जो ये वाला है, ये कैलकुलेटेड वेट बाय वेट ऑफ 25 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो 25 ग्राम, तो ऊपर क्या रहता है, मास ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट क्या है आपको पता ही चल गया, अगर 25 ग्राम है और वाटर 100 ग्राम है, तो सोल्यूट तो 25 ग्राम, मतलब जो कम है वो सोल्यूट है, तो सोल्यूट का वेट कितना आ गया, 25, और जो ज़्यादा है वो सॉल्वेंट है। 100 ग्राम क्या है, सॉल्वेंट है, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूशन लिखना है। और सोल्यूशन का मास क्या होता है, सोल्यूशन का मास, जैसे अगर आप 2 चीज़ों को एक में मिक्स कर रहे हो तो उनके मास में थोड़ी चेंज होगा, आप उसका केमिकल रिएक्शन तो करा नहीं रहे हो,
आप बस दोनों चीज़ों को आपस में मिला रहे हो, तो मिलाने से तो उनके मास में कोई चेंज नहीं होगा ना। तो जो सॉल्वेंट का मास होगा वो सॉल्यूट के मास और जो सोल्यूशन का मास होगा वो सोल्यूट के मास और सॉल्वेंट के मास के एडिंग के बराबर होगा। तो ये कितना होगा 125 होगा मल्टीप्लाई बाय 100। ये हो गया 20%। ठीक है, इजी इसलिए मैंने लिया क्योंकि अभी बस एग्जांपल समझना था आप लोगों को, तो इजी कैलकुलेशन मैंने ले लिया। ठीक है, अभी 25 हो गया, नीचे 125 क्योंकि यहाँ पर हमको मास ऑफ सोल्यूशन लिखना था। और सोल्यूशन का मास अगर किसी क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो किससे निकलेगा, मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट, उसको ऐड कर देंगे तो मास ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100 20%। तो मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी NaOH का सोल्यूशन है उसमें हर 100 ग्राम में 20 ग्राम क्या होगा, NaOH होगा, 20 ग्राम उसमें NaOH होगा। आई होप तो आप लोगों को पहला टर्म बहुत क्लियर हो गया होगा, मास परसेंटेज। एक बार इसको देख लीजिए, मास परसेंटेज क्या होता है, एक्चुअली में मास ऑफ सोल्यूट पर 100 ग्राम में जो अमाउंट होता है वही मास परसेंटेज होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 8% वेट बाय वेट लिखा है HNO3, तो मतलब 8 ग्राम HNO3 जो 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन रिप्रेजेंट है, ना कि सॉल्वेंट। ठीक है, क्वेश्चन हमने कैलकुलेट कर लिया, आप इसको एक बार देख लो। अगला हमारा कंसंट्रेशन टर्म क्या है, अगला हमारा है, आप लोगों को दिख रहा होगा, दूसरा हमारा है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। दूसरा हमारा टर्म है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये क्या होता है, देखो अब इसमें हमने क्वेश्चन में भी देख लिया, पहले हम देखते हैं। तो मास ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा, ऊपर मास होगा, किसका मास होगा, मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब वॉल्यूम की यूनिट्स में आप लोगों को क्लियर कर दूं, वॉल्यूम किस में होगा, ml में भी हो सकता है, लीटर में भी हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब में भी हो सकता है, dm क्यूब में भी हो सकता है, एंड मीटर क्यूब में भी हो सकता है। ठीक है, लिक्विड का वैल्यू मिलीलीटर और लीटर में होगा, जो आपको पता है लिक्विड का वैल्यू। और जो सॉलिड होता है, सॉलिड का क्या होगा, हाइट इंटू ब्रेथ इंटू लेंथ, यही तो होता है ना। अगर सबका अगर सेंटीमीटर 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 है तो सेंटीमीटर क्यूब भी इसके हो सकता है। और हमने कभी भी फिक्स नहीं कर रखा है कि हमारा जो सोल्यूशन होगा वो लिक्विड स्टेट में ही होगा, क्योंकि सॉलिड्स हमारे सॉलिड्स और गैसेस दोनों स्टेट में रह सकते हैं। तो ये क्या है, इसकी यूनिट ये हो सकती है। ठीक है, तो अगला हमने देखा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, विच मीन्स कि किसी भी सोल्यूशन के वॉल्यूम में कितना वजन या कितना वेट सोल्यूट पार्टिकल्स का है। जैसे एग्जांपल में 10% ऑफ एथिल अल्कोहल वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 100 ml ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, इन विच एथिल अल्कोहल प्रेजेंट कितना वेट है ना, तो ये किसका वेट होगा, ये सोल्यूट का वेट होगा, तो 10 ग्राम। आई होप तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, ये वेट बाय वॉल्यूम का क्वेश्चन है, और सर यहाँ पर मुझे ml यूनिट कर देनी चाहिए थी, मैंने ग्राम में लिख दिया। कैलकुलेट वेट बाय वॉल्यूम ऑफ 12 ग्राम ऑफ एथिल अल्कोहल इन 240 ml ऑफ सोल्यूशन। अच्छा, अभी आप लोग सोचोगे कि मैंने ग्राम मिटा क्यों दिया है, क्या वॉल्यूम और मास में कोई रिलेशन नहीं होता, ऑफकोर्स होता है, लेकिन और कुछ नहीं दिया गया था, तो इसलिए मैंने वहाँ पे लिखने में ही मिस्टेक कर दी थी, तो 24 ml है। ठीक है, अब देखो
समझना, ऊपर क्या है, ऊपर मास ऑफ सोल्यूट है, तो सोल्यूट का मास कितना है, सोल्यूट का मास है 12 ग्राम, तो हम एज इट इज 12 लिख लेंगे। अब नीचे बताओ, नीचे एक्चुअली में सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया है, ना कि सॉल्वेंट का वॉल्यूम दिया है। तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम दिया होता तो हमको सोल्यूट का वॉल्यूम निकाल के ऐड करना पड़ता, लेकिन इसमें वॉल्यूम सोल्यूशन का दिया, तो एज इट इज 240 और मल्टीप्लाई बाय 100, ये 20, ये हो गया 5%। तो मतलब क्या हो गया, मतलब इन दिस सोल्यूशन 5 ग्राम ऑफ एथिल अल्कोहल प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ओके, दूसरा भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, ऊपर मास ऑफ सोल्यूट होता है, नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होता है, मल्टीप्लाई बाय 100। 10% ऑफ एथिल अल्कोहल मीन्स 100 ml में, 100 ml में एथिल अल्कोहल का जो अमाउंट है वो कितना है, 10 ग्राम। ठीक है, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी समझ में आ गया होगा। अब थर्ड वन पर जाते हैं। थर्ड वन इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो ऊपर क्या होगा, इसमें ऊपर होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपका कोई भी सोल्यूशन है, 6% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का सोल्यूशन है, कोई एसिटिक एसिड का ले लो, तो इसका मतलब क्या होगा, एसिटिक एसिड में 6 ml, सॉरी सोल्यूशन में 6 ml एसिटिक एसिड होगा और 100 ml का सोल्यूशन होगा। ठीक है, 100 ml का सोल्यूशन होगा, और सॉल्वेंट का अमाउंट 94 ml सॉल्वेंट और 100 ml सोल्यूशन। ठीक है, तो आप लोगों को ये भी मे भी क्लियर हो गया हो, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ऊपर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। इसका कोई क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है स्पेशली, क्योंकि ये एज इट इज मास बाय मास में है, बस आपको देखना है कि ऊपर भी वॉल्यूम है, नीचे भी वॉल्यूम है। तो आई होप सो आपको ये भी क्लियर हो गया हो। अब आते हैं आज के कॉन्सेंट्रेटेड टर्म्स के सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स में, बिकॉज ये तीनों तो आपको बहुत ही वो इजी लग रहा होगा, उसमें कुछ था भी नहीं। तो अभी इम्पॉर्टेंट टर्म है मोल फ्रैक्शन, जिसका आपको बहुत यूज होने वाला है। ऐसा नहीं कह रही कि इनका यूज नहीं होगा, बट मोल फ्रैक्शन का यूज बहुत होने वाला है। तो मोल फ्रैक्शन से पहले एक और टर्म आपकी उस पर लिखा था पीपीएम, तो वो भी मैं आपको बता ही देती हूँ। पीपीएम, पीपीएम मीन्स होता है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, ऊपर क्या होता है, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या होता है, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। आप पर मिलियन में बताना, तो 1 मिलियन कितना होता है, 10 टू द पावर 6। ये पार्ट्स पर मिलियन होते हैं, पीपीएम होता है, ऐसे पीपीबी भी होता है, पार्ट्स पर बिलियन, और भी मतलब होते हैं, तो ये पार्ट्स पर मिलियन है। ये बस ऐसे बुक में था तो मैंने आपको बता दिया, इसके क्वेश्चन वैसे आते नहीं वैसे, लेकिन मैंने बता दिया। अगला हमारा आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जानने से पहले हम जानते हैं व्हाट इज मोल। ठीक है, आपको पता होगा कि 7 SI यूनिट्स आपने पढ़ रखी है ना, 7 SI यूनिट्स जो होती है उसमें एक मोल भी है। मोल क्या है, अमाउंट ऑफ मेटल। मोल्स किसकी यूनिट है, अमाउंट ऑफ मेटल की यूनिट है। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले करते हैं किसी का भी मोल कैलकुलेट कैसे करते हैं। जैसे मैंने लिखा 44 ग्राम ऑफ CO2, तो हम इसका मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसका मोल कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका मोल कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, ऊपर जो गिवन अमाउंट होगा, ठीक है, गिवन मास, ठीक है, और आपको गिवन मास है, सॉल्यूट का मास ग्राम में होगा ना, क्योंकि सॉल्यूट तो बहुत कम में होता है, तो गिवन मास इन ग्राम। ठीक है, या ऊपर जो भी गिवन मास दिया है आपको, अब यहाँ पर हम इसको सॉल्यूट मान ले रहे हैं, नहीं तो इसको हम
भी मान सकते, कोई उसमें वो बड़ी बात नहीं। अभी फिलहाल हम मोल कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। तो गिवन मास नीचे क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास। ओके, और मैं इतना समझ रही हूँ कि आप लोगों को शायद मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना आता हो, फिर भी एक चीज़ देख लो, जैसे अभी CO2 लिखा है ना, तो किसी भी मॉलिक्यूलर मास क्या, अभी हमको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ही हल्के होते हैं, तो हम उसके वेट को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के वेट को नेग्लेक्ट कर देंगे और ओनली प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के वेट को लेंगे। तो इसका कितना होता है, कार्बन में 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो 12। ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन्स और 8 न्यूट्रॉन, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2, 32 प्लस 12, 44। तो ये क्या हो गया, गिवन मास है 44 और मॉलिक्यूलर मास भी 44, तो 1 आ गया, 1 मोल। तो मतलब 44 ग्राम ऑफ CO2 में कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे, 44 ग्राम में CO2 में 1 मोल प्रेजेंट होंगे। तो 44 ग्राम CO2 में कितने मोल प्रेजेंट होंगे, 1 मोल प्रेजेंट होंगे। तो आप सबको आई होप सो मोल निकालना आ गया हो, ठीक है, क्योंकि मोल फ्रैक्शंस निकालना है। फ्रैक्शन मीन्स पता है आप लोगों को क्या होता है, फ्रैक्शन मीन्स होता है पार्ट, ठीक है। तो अगर किसी भी सोल्यूशन में है तो सोल्यूशन में 2 पार्ट होंगे, एक उसका सॉल्वेंट होगा, एक उसका सोल्यूट होगा। तो आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, मतलब उसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट में से अगर आपको पूछना है सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन, तो आपको बताना है कि अगर ये पूरा एक सोल्यूशन है तो एक सोल्यूशन में कितने भाग में सोल्यूट होगा, मतलब ऐसे तो मिक्स तो पूरे भाग में होगा, बट अगर उसका वेट साइड में निकालेंगे या मोल्स निकालेंगे, अमाउंट उसका यूनिट है, अगर उसका मोल निकालेंगे तो किस पार्ट में कितने भाग में होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आप क्या करते हैं, मोल्स निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए ऊपर जिसका भी मोल्स निकालना होता है, नंबर्स ऑफ मोल्स जिसका भी निकालना होता है, आपको सोल्यूट का निकालना होगा तो सोल्यूट का, सॉल्वेंट का निकालना होगा तो सॉल्वेंट का, और अपॉन क्या होता है, टोटल नंबर्स ऑफ मोल, टोटल नंबर्स ऑफ मोल्स, ठीक है। अब हम देखते हैं एक्चुअली में मोल फ्रैक्शन क्या है। नीचे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ 196 ग्राम ऑफ H2SO4 एंड 90 ग्राम ऑफ H2O। 196 ग्राम H2SO4 है प्लस 190 ग्राम H2O है, ठीक है, 90 ग्राम H2O है। अब इन दोनों का वो निकालना है आपको, मोल फ्रैक्शन। तो आपको पता है ये दोनों एक सोल्यूशन मिलके बना रहे हैं, सॉल्वेंट कौन सा होगा, जो कम अमाउंट में होगा, तो यहाँ पर वाटर क्या है, सॉरी जो कम अमाउंट में वो क्या होगा, सोल्यूट होगा, तो वाटर सोल्यूट है और H2SO4 यहाँ पर सॉल्वेंट है, ठीक है। वाटर सोल्यूट है, H2SO4 सॉल्वेंट है। 196 ग्राम H2SO4 लिखा, तो H2SO4 का हम मोल्स निकालेंगे। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 का निकालने के लिए पहले हमें नंबर्स ऑफ मोल निकालने होंगे। तो H2SO4 का नंबर्स ऑफ मोल्स कितना होगा, नंबर्स ऑफ मोल्स हो गया H2SO4 का, H का कितना होता है आपको पता होगा, H2SO4 का हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। सल्फर का कितना होता है, 32 होता है। ऑक्सीजन का मैंने बता दिया 16 मल्टीप्लाई बाय 4, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 प्लस 32 64, कितना हो गया ये 98। तो ये कितना हो गया 196 अपॉन 98, सॉरी 196 अपॉन 98, ये कितना हो गया 2 मोल्स। तो H2SO4 का मोल्स कितना हो गया 2 मोल्स। एज इट इज वाटर का मोल्स निकालेंगे तो कितना होता है वाटर का, गिवन अमाउंट 90 ग्राम है, और H2O का मोल फ्रैक्शन, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 16 इक्वल टू 18, और 18 5 19, तो ये H2O का मोल आ गया और ये आ गया H2SO4 का। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ H2
H2SO4 इक्वल टू क्या, नंबर्स ऑफ मोल्स जिसके निकालने हैं, हमने H2SO4 के निकालने तो ऊपर 2 लिखेंगे, नीचे कितना लिखेंगे आपको टोटल नंबर्स ऑफ मोल्स, 2 इसके हैं 5 इसके हैं, तो कितने हो जाएंगे 7, ठीक है 2 और 7। ठीक है 0.28 समथिंग चलता जाएगा, ये उस अकॉर्डिंग आ जाएगा। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ H2, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, ऊपर H2O के मोल 5, नीचे टोटल मोल 7, 0 7 1, फिर वो आएगा तो 0 7 2 हो जाएगा, ठीक है, मतलब वो आगे नंबर बढ़ेगा तो 0.72, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 हो गया। आपको पता है कि किसी भी सोल्यूशन में सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का टोटल कितना होता है, उनका टोटल होता है 1, क्योंकि वो एक सोल्यूशन है और आप सोल्यूशन में पार्ट होता है, मतलब इस सोल्यूशन में जो सोल्यूशन होगा इसमें H2SO4 कितने पार्ट में होगा 0.28 पार्ट में होगा, और जो सॉल्वेंट होगा वो जो H2 होगा वो 0.72 पार्ट में होगा, ठीक है। मतलब अगर सोल्यूशन को 7 भागों में डिवाइड करोगे तो उसके 2 भाग में H2SO4 होगा और 5 भाग में क्या होगा, 5 भाग में उसके होगा H2O, ठीक है। आई होप तो आप लोगों को मोल फ्रैक्शन क्लियरली समझ में आ गया हो। मोल फ्रैक्शन के और भी क्वेश्चंस होंगे, मैं भी करा दूंगी, उससे पहले मुझे ये थर्ड वाला क्वेश्चन करवाना है, तो मैं मोल फ्रैक्शन पे डायरेक्टली चली गई, मुझे वो थर्ड वाला क्वेश्चन भी कराना है। तो मोल फ्रैक्शन आप लोगों को समझ में आ गई, सबसे पहले मोल्स निकालना है। मोल्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप उसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करोगे और उसके बाद टोटल नंबर्स ऑफ मोल्स से आप डिवाइड कर दोगे, और 2 मोल फ्रैक्शन का सम कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, 2 मोल फ्रैक्शन का सम कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, ठीक है। 2 मोल फ्रैक्शन का सम 1 होना चाहिए, और मोल फ्रैक्शन को अब सिंबल मोल फ्रैक्शन को जीटा से दिखाते हैं। अब जीटा H2SO4 प्लस जीटा H2O इक्वल टू क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। जीटा सॉल्वेंट, हम इसको क्या मान रहे हैं, हम इसको बाइनरी सॉल्यूशन मान रहे हैं, जीटा सॉल्यूट इक्वल टू 1। अब तो आप लोगों को मोल्स फ्रैक्शन बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। और एग्जांपल अगर मोल फ्रैक्शन की चाहिए तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलो हम ले लेते हैं 90 ग्राम H2 और 10 ग्राम C2H5OH ले लेते हैं, या फिर इसको छोड़ो हम कुछ और लेते हैं, पूरा प्रॉपरली सोल्यूशन लेते हैं। 10% ऑफ C2H5OH सोल्यूशन, ठीक है, ये वही बात लिखा है मैंने, लेकिन इसको मैंने बता दी थी एक ही सोल्यूशन। और ये 10% क्या दिया है, वेट बाय वेट दिया, विच मीन्स क्या, वेट बाय वेट जो हमने पहले पढ़ा था, इसका मतलब क्या है कि 10 ग्राम C2H5OH प्रेजेंट होगा 100 ग्राम सोल्यूशन में, 100 ग्राम सोल्यूशन में। और यहाँ पे कोई सॉल्वेंट नहीं दिया तो हम सॉल्वेंट वाटर मान लेंगे, ठीक है, जो वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट दिया होता तो हम उसको मानते हैं, नहीं दिया तो हम वाटर मानेंगे। तो ये कितने में प्रेजेंट होगा, 100 ग्राम सोल्यूशन है, 10 ग्राम सोल्यूट का हो गया तो बचा कितना 90 ग्राम बचा वाटर का, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना होगा 5, क्योंकि अभी हमने निकाल लिया H2O का, सॉरी मोल फ्रैक्शन नहीं, H2O के मोल्स कितने हो गए 5 हो गए। अब C2H5OH के मोल्स निकालते हैं हम। कार्बन का कितना होता है 12 मल्टीप्लाई बाय 2, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 5, ऑक्सीजन का कितना होता है 60 मल्टीप्लाई बाय 60/1 सॉरी प्लस 1, 24 प्लस 5 प्लस 60 प्लस 1, 24 5 29 30 36 और 46, ये हो गया 46। अभी क्या है 46 आगे इसका मोलिकुलर वेट, और गिवन वेट कितना है 10/46, ठीक है, ये आगे इसका वेट
n/46। तो मोल्स निकाल लो। 46 का तो टेबल भी नहीं आता है मुझे, मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेती हूँ। मुझे कैलकुलेटर भी नहीं मिल रहा है, एक मिनट, पहले काट ही लेते हैं। 5 2 and 3, वाह 20 डिग्री और नहीं आता मुझे। 5 0 0 2 times 6 and 46 और 4 and 0 1 time 23 0 7 and 1 17 0 8 नहीं 7 हाँ 7 तो 0.217 ये कितना आ जाएगा 0.217। ये क्या है मोल्स है, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन किसके निकालेंगे हम, अल्कोहल के निकालेंगे, एथिल अल्कोहल के। तो ऊपर गिवन मोल्स 2.17 और नीचे कितने मोल्स, नीचे आ गए टोटल मोल्स तो 5.5 इसके और 2.17, ठीक है। कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेना 5.217। तो ये आपके आ जाएंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल अल्कोहल। और उसमें से आपको H2O का निकालना होगा तो या तो आप 5/5.217 से निकाल सकते हो, नहीं तो 1 माइनस जो इसका आंसर आएगा उससे आप निकाल सकते हो। आई होप तो आप लोगों को मोल फ्रैक्शन बेसिकली क्लियर हो गया हो। तो फिर अभी हम करेंगे एक क्वेश्चन जो हमने बीच में छोड़ दिया था, वो क्वेश्चन हम अभी करेंगे और उसके बाद बाकी कॉन्सेंट्रेटेड टर्म्स मैं अगले पार्ट में बताऊंगी। वो सब इम्पोर्टेंट है, लाइक आपको मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोलैरिटी, बस 3 और, मोलरिटी, नॉर्मलिटी और मोलैरिटी, आपको 3 और पढ़ना है। हाँ 3, तो वो उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। उसके बाद लॉस वगैरह बताऊंगी। आप लोग कंटिन्यू वीडियोस को वॉच करते रहिए। मुझे कुछ सजेस्ट करना हो तो बताइए, कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो बताइए, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करते रहिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो हमने छोड़ दिया था देखते हैं। कैलकुलेट वेट बाय वॉल्यूम ऑफ 12%, वेट बाय वेट ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। 12% वेट बाय वेट ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। और कैलकुलेट क्या करना है हमको, वेट बाय वॉल्यूम करना है। तो 12% वेट बाय वेट दिया है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है 12 ग्राम का सॉल्यूट होगा और 100 ग्राम का सोल्यूशन होगा। और हमको एक चीज़ और दे दी गई है, डेंसिटी। और आपको इस फॉर्मूले को बहुत यूज करना पड़ेगा, डेंसिटी वाला कितना 1.2 दिया गया है, ठीक है। तो डेंसिटी बराबर क्या होती है, डेंसिटी बराबर होती है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमको क्या दिया, हमको मास दिया, डेंसिटी दिया, हमको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है क्योंकि हमको वेट बाय वॉल्यूम करना है। और किसका, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है 100 और 1.2, ठीक है। ये आ गया वॉल्यूम। अब हम इसको क्वेश्चन में डायरेक्टली पुट कर लेंगे। तो हमारा कैलकुलेट क्या करना है, वेट बाय वॉल्यूम। फॉर्मूला क्या, ऊपर मास का, सॉरी सोल्यूट का मास, नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। 12 ये ऊपर जाएगा 1.2 और ये 100 से कट जाएगा 144 तो 14.1, सॉरी 14.4। ये क्या आ गया, वेट बाय वेट परसेंटेज, ठीक है। तो आप लोगों को ये हमेशा फॉर्मूला याद रखना, डेंसिटी मास इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, क्योंकि आपको इंटरचेंज या इंटर कन्वर्टर क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको हमेशा वो करते रहना। और
ओके, तो आप इसको कर लेना। ओके, और आज होप सो आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट वगैरह समझ में आ गए हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और कुछ पूछो, क्वेश्चंस वगैरह पूछो, ठीक है। ऑनलाइन पढ़ाने का ये मतलब थोड़ी कि आप क्वेश्चंस नहीं पूछोगे, तो आप क्वेश्चंस वगैरह पूछो। ओके, थैंक यू।